जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। IAS 23 का जो चैप्टर है आपका, पता नहीं चैप्टर केड़ा है, चैप्टर नंबर 2 है आई कैप का। चलें, यहाँ से पता लग जाएगा, लिखा हुआ चैप्टर 2। ये आई कैप के चैप्टर नंबर्स हैं। आप में हमारी पढ़ने की तरतीब अपनी होती है। मैं IAS 40 लास्ट टाइम शायद IAS 40 पहले कराया था। बच्चों ने एक्रूअल मुझे ज़्यादा परेशान नहीं किया था, इस बच्चों के सवालात ने मुझे परेशान कर दिया एक्रूअल में, तो मैं पहले इधर आ गया हूँ। तो एक्रूअल हम करेंगे इंशाल्लाह। एक्रूअल का जो चैप्टर है, चूँकि वो हमारे सिलेबस में वैसे है नहीं, वो तो इंट्रो का है, लेकिन चूँकि पढ़ाना है तो फिर कहाँ पे रखा होता है मैंने, जैसे बैड एंड डाउटफुल डेट आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं है ना। अब इंट्रो के अंदर पढ़ा था ना, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में। तो मैंने उसी के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में कुछ एक दो सवाल उसके रख लिए। तो जो रिवीजन जहाँ चाहिए, वो मार्कअप मार्जिन की रिवीजन थोड़ी सी वहीं पर करेक्शन ऑफ एरर में रखी हुई है। तो ऐसे ही एक्रूअल की ज़रूरत मुझे जब पड़ती है, स्टार्ट होता है ये चैप्टर, तो मैंने इसी के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में कुछ छोटे छोटे सवाल रखे हुए हैं। तो आप ज़रा अपनी अपनी तशरीफ़ की टोकरियाँ लेकर तशरीफ़ ले आएँ। पेज नंबर को वैसे क्या करना है, चलो खैर, पेज नंबर 63 आप ओपन ज़रूर कर लें, पर अभी उसकी तरफ पता नहीं हम जा सकते हैं या नहीं। फ़िलहाल तो मैं थोड़ी सी आपसे गपशप लगाना चाहूँगा। माशाल्लाह से 25 मिनट है और इंशाल्लाह हम एक्सपेंस का एक्रूअल कर लेंगे, मतलब मैं कर लूँगा, फिर आप करेंगे घर जाके कुछ थोड़ा सा स्पाइस बहने का ले आए ना। IAS 36 में अभी है वो रिवर्सल को नोट में प्रेजेंट करना रहता है, करेंगे इंशाल्लाह। जब लंबा हो जाए ना काम तो अच्छा ज़रा पक्का हो जाता है और टाइम ज़्यादा मिल जाता है उसको। नया शुरू कर रहे हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि दो बेसिक पिलर्स हैं जिनके ऊपर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी खड़ी होती हैं। एक है गोइंग कंसर्न अजम्पशन और दूसरा है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पढ़ा हुआ, ये नाम सुना हुआ, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल बेसिस ऑफ, जी। गोइंग कंसर्न अजम्पशन जिसने नहीं भी पढ़ी हुई, FAR 2 में जाके इंशाल्लाह उसको IAS 10 के अंदर फिर पढ़ा दी जाएगी। अकाउंटिंग में भी वैसे आपको इंट्रो में ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आने चाहिए होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट वो इंशाल्लाह हम पढ़ते जाएंगे। कोई ये ना समझा करे कि कोई पिछली कमी रह गई थी, तो अब इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे यहाँ पूरी हो जाए। बस अब कम से कम पढ़ते रहना आपने, ठीक है ना, मेहनत के साथ। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है जी? ये बेसिक पिलर्स हैं दो, मैंने कहा गोइंग कंसर्न और एक्रूअल बेसिस। अगर ये दोनों बेसिक पिलर्स ना हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो शक्ल आप बनाते आए आज तक फिर वो बनेगी नहीं, ठीक है ना। खैर चलें, छोड़ें इस बात को। एक्रूअल बेसिस क्या है इसको सुने। इनकम को कब हम रिकॉर्ड करते हैं? जब रिसीव हो जाएं, अर्न हो जाएं, जब आपने कमा लिया, जब आपने कमा लिया, खदर वाला कमा लिया। इनकम्स आर रिकॉर्डेड, इनकम्स आर रिकॉर्डेड। देखो ना, एकदम से सारे ऐसे ताज़ा दम हो गए हैं। देखिए, मैं चाहता था नया टॉपिक। अब इसके बाद ये तो 2 दिन में तो छोटा सा, ये तो वैसे भी आपका इंट्रो वाला टॉपिक है। असल में तो IAS 23 की बुनियाद पड़ रही है। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। 8-9 दिन लगते हैं बच्चों को, शुरू में मुश्किल भी लगता है, फिर आसान हो जाता है आसान वैसे। इनकम्स आर रिकॉर्डेड। मुश्किल पता क्या लगना है आपको? जो इंट्रो मैंने इसमें सिखानी है, क्योंकि इंट्रो से थोड़ा सा लेवल आगे लेके जाना है। एक्रूअल के अंदर मैंने P&L में एक्सपेंस इनकम कैसे नज़र आए, बैलेंस शीट में जो है वो एक्रूअल्स कैसे प्रेजेंट हों, फिर लोन के अंदर क्या होता है, लोन करंट नॉन करंट करना, ये सारी चीज़ें मैंने सिखानी है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा वो 2-2.5 दिन इसलिए लग जाते हैं, ठीक है। खैर चलें, छोड़ें। इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दीज आर अर्नड। व्हेन दीज आर, कब रिकॉर्ड करते हैं इनकम को? जब वो अर्न हो जाए, व्हेन दीज आर अर्न। अच्छा, अर्न का मतलब क्या है? कब कमा लेते हैं आप इनकम, कब कमा लेते हैं? अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो डिलीवर कर दी आपने गुड्स, सर्विसेज बेच रहे हैं तो वो रेंडर कर दी आपने। यानी कि अर्न का मतलब, अगर गुड्स के सेलर हैं तो गुड्स आर डिलीवर्ड, गुड्स आर डिलीवर्ड। और अगर सर्विस प्रोवाइडर हैं आप तो सर्विसेज आर रेंडर्ड। यानी आपके ज़िम्मे जो था वो आपने कर दिया, आपके ज़िम्मे जो था वो आपने कर दिया। तो इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन गुड्स आर, इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दीज आर अर्न, ऐसे ही रखें। तो अर्न कब कर लेते हैं इनकम? अगर आप गुड्स बेचने वाला बिजनेस कर रहे हैं तो जब आपने गुड्स डिलीवर कर दी,
अगर आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपने सर्विसेज रेंडर कर दी तो आप इनकम बुक कर लें। अच्छा, इनकम बुक कर लिया आपने जब वो अर्न हुई, कैश रिसीव होना या ना होना ज़रूरी है? नहीं। तो नो मैटर कैश, ये दूसरी बात है, नो मैटर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, नो मैटर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, तो मतलब अगर आपने गुड्स डिलीवर कर दी, कैश रिसीव हो गया, तो आप एंट्री करोगे कैश डेबिट सेल क्रेडिट या रेवेन्यू क्रेडिट। कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, रेवेन्यू करें, रेवेन्यू ब्रॉडर टर्म है, गुड्स बेचें तब भी रेवेन्यू कह सकते, सर्विस रेंडर करें तब भी, तो रेवेन्यू बोल दूंगा मैं। आप FAR 2 में जाकर स्टैंडर्ड जो पढ़ते हैं IFRS 15, उसमें भी नाम ही उसका क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। तो रेवेन्यू ब्रॉडर टर्म होती है ना, सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज दोनों उसमें आ जाती हैं। खैर, डेट अगर पैसे आ गए, आपने एंट्री पास कर ली कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, पैसे नहीं आए लेकिन आपने जो करना था वो कर लिया, तो इनकम तो रेवेन्यू तो क्रेडिट करना है। डेबिट कैसे करते हैं? रिसीवेबल को, डेटर को। ठीक है, तो रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट या कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, दोनों सूरतें हैं ना। ठीक है, तो एक्रूअल यही तो कहता है इनकम को कब रिकॉर्ड कर लो, जब आपने उसको अर्न कर लिया, जब आपने उसको अर्न कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, और ये मैं वैसे पढ़ाऊंगा बाद में इनकम। ठीक है, पहले मैं पढ़ाता होता हूँ एक्सपेंस। तो चलो एक्सपेंस की बात कर लें। एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड करेंगे? जब आप उनको इनकर कर लें। ठीक है, तो एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दीज आर इनकर्ड। एक्सपेंसेस अभी समझाता हूँ मतलब क्या। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दीज आर इनकर्ड। मतलब अगर आपने परचेज की बात करें, जैसे आप परचेज रिकॉर्ड करते थे, तो परचेज कब रिकॉर्ड करते थे? जब गुड्स रिसीव हो जाए, यानी गुड्स का केस है तो गुड्स आर रिसीव्ड। और अगर सर्विसेज आप ले रहे हैं, जैसे आप वापडा वालों की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपने दुकान किराए पे ली हुई है तो उनकी दुकान इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपने एम्प्लॉयज़ जो रखे हुए हैं उनकी सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सर्विसेज आप यूज़ अप कर लें। ठीक है, गुड्स रिसीव हो जाएं या सर्विसेज यूज़ अप हो जाएं, सर्विसेज आर यूज्ड अप। ठीक है, तो आप क्या कर लें, एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लें। नो मैटर कैश इज पेड। हाँ, नो मैटर कैश इज पेड और नॉट। अच्छा, मैं मिसाल से समझाता हूं। आपने इस महीने अपने एम्प्लॉयज़ से सर्विसेज ले ली, मतलब कि आपके एम्प्लॉयज़ ने इस महीने आपको सर्विसेज दे ली। ठीक है, तो अब महीने का एंड हो गया, तो क्या बनता है, ये जो एम्प्लॉयज़ से सर्विसेज लेते हैं, इस खर्चे का नाम क्या होता है? सैलरी। तो महीने का एंड आ गया, आपने पूरा महीना अपने एम्प्लॉय से सर्विसेज ले ली, तो आप एंट्री पास करोगे सैलरी एक्सपेंस डेबिट। अगर कैश पे कर दिया है तो, नहीं भी पे किया तो सैलरी पेएबल क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि आपने एम्प्लॉय से सर्विसेज ले ली, उनकी सर्विसेज यूज अप कर ली, अब आपके ऊपर ये लायबिलिटी है, आप उनको पे करेंगे। तो सैलरी एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करेंगे आप? जब एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज आपने यूज़ कर ली। पूरा महीना आपने बिजली इस्तेमाल की वापडा की, महीने का एंड आ गया, बिल आ गया, आपने पे नहीं किया, तो क्या पेमेंट पे रिकॉर्ड करना है? आप एंट्री क्या करोगे? आप एंट्री करोगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट। पे नहीं किया तो इलेक्ट्रिसिटी पेएबल क्रेडिट कर देंगे। सही है। अच्छा, और कोई मिसाल, रेंट। आपने पूरा, वैसे रेंट नॉर्मली एडवांस में होता है, आप लोग भी हॉस्टल में ना पहले ही पे करते हैं। ठीक है, बहरहाल लेट से आपका लैंडलॉर्ड अच्छा, उसने कहा चलो पहले इस्तेमाल कर लो फिर किराया दे देना, तो क्या होगा? अच्छा, हंस रहे हो, होता नहीं है ऐसे। अच्छा चलें, तो उसमें क्या होगा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अक्रूवल समझा रहा हूँ ना। ठीक है, वैसे वो फिर प्री पेड होता है, वो प्री पेड भी होगा, वो आगे पढ़ेंगे। एक्सपेंस अगर पहले पे करना प्री पेड है, लेकिन फिलहाल ज़रा सिंपल से उठेंगे ना, फिलहाल बेसिक तो समझा लूँ। ठीक है, आपने बिल्डिंग को
किसी की बिल्डिंग थी, उसको 1 महीना इस्तेमाल कर लिया। अब बिल्डिंग को इस्तेमाल करने की कॉस्ट पे करनी थी, तो वो आपने इस्तेमाल तो कर लिया बिल्डिंग को, अभी पे नहीं की कॉस्ट। तो आप जब आपने बिल्डिंग इस्तेमाल कर ली 1 महीना, तो आपने एंट्री कर ली रेंट एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि खर्चा इनकर हो चुका है, आप बिल्डिंग यूज कर चुके हैं, रेंट एक्सपेंस इनकर हो गया, रिकॉर्ड कर लो। पे नहीं किया तो पेएबल, रेंट एक्सपेंस डेबिट इलेक्ट्रिसिटी पे, रेंट नवी एंट्री याद होगी इसी, रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल क्रेडिट कर दें, और अगर पे कर दिया तो रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर दें। बात समझ आ रही है? ऐसे ही लोन, बैंक से लोन लिया, वो पैसा है, वो पैसा इस्तेमाल करना है अब आपने, ठीक है। बैंक का पैसा 1 महीना आपने इस्तेमाल कर लिया, 1 महीने का एंड आ गया तो बैंक का लोन वापस नहीं करना, इंटरेस्ट देना है। पे कर दिया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट कैश क्रेडिट, और पे नहीं किया तब भी 1 महीना आपने उनका पैसा इस्तेमाल कर लिया ना, तो जो सर्विस असल में तो उन्होंने पैसे आपको इस्तेमाल करने के लिए दिए थे, तो आपने उसका पैसा इस्तेमाल कर लिया 1 महीना, तो 1 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर हो गया, उसको रिकॉर्ड करना है। पे करो या ना करो, महीने के एंड पे है, 6 महीने के एंड पे, साल के एंड पे, वो तो देखना पड़ेगा फिर सवालों के अंदर, ठीक है। तो उसकी एंट्री फिर हो जाएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट कैश पे कर दिया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट पे नहीं किया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट। ये थोड़ी सी जरा मैंने ऐसी बात की, तो क्या है जी, क्योंकि मैं बात असल में शुरू कर रहा हूँ पहले इसी से, ठीक है ना, एक्सपेंस से बात शुरू की है मैंने। तो एक्सपेंस, वो कहता है सबसे पहले इधर आओ, कुछ भी नहीं करना, पहले इधर आकर ना फिर सिर्फ ये करना है, इसको सिलेक्ट करो और यूं डिब्बा लगाओ। अब समझ आ गई हमें, है ना। लो, एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करना है जी? जब वो इनकर हो जाएं, जब वो इनकर हो जाएं, ठीक है। कैश पे हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, ठीक है जी। अच्छा, अब इससे आगे बढ़ाता हूं मैं बात को। अगली बात, अब हमने इसकी अकाउंटिंग करनी है, तो 2 तरह की अप्रोचेज हैं। पता नहीं टॉपिक कब शुरू करेंगे, तो गपशप ही नहीं मुकरी साड़ी, गपशप बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारी असल में ना। मिसाल के तौर पे आपने बचपन में सीखा था, रेंट एक्सपेंस की एंट्री आपने की, रेंट एक्सपेंस डेबिट, अच्छा रेंट एक एक्सपेंस का लेजर हो गया, एक पेएबल का लेजर हो गया, अच्छा। और अगर आप रेंट पहले पे कर देते हैं तो ये 3 अलग अलग अकाउंट्स हो सकते हैं, ऐसे ही है, ये 3 अलग अलग अकाउंट हो सकते हैं। हम ये 3 अलग अलग अकाउंट्स नहीं बनाते, बल्कि हम सिंगल अकाउंट अप्रोच, आप आई की किताब खोलकर देखेंगे ना, तो उसने भी ये बात इस तरह से की हुई है। एक्सपेंस का लेजर, पेएबल या प्रीपेड का लेजर, ये 3 अलग अलग लेजर बनाकर चलें आप, ये भी एक अप्रोच है, लोग इसको भी फॉलो करते हैं। और एक अप्रोच ये होती है कि इन तीनों को आपने कंबाइन करके एक सिंगल अकाउंट अप्रोच पे चलना है, ठीक है जी। तो हम चला करते हैं, पता नहीं आपने कैसे पढ़ा हुआ है इंट्रो में, आसान भी यही है सिंगल अकाउंट अप्रोच। बाकी अगर किसी ने दूसरी अप्रोच से किया भी हुआ है तो उसी के लिए तो मैं ये करवा रहा हूँ कि वो भी इसी अप्रोच पे आ जाए। हमारी क्लास में एक ही अप्रोच चलेगी, वो सिंगल अकाउंट अप्रोच होगी, जिसके अंदर हम ये और है और, ठीक है ना। आप चाहें तो आप 3 अकाउंट की अप्रोच से चलें, चाहें तो आप सिंगल अकाउंट अप्रोच से चल सकते हैं, ठीक है। अब सिंगल अकाउंट अप्रोच में क्या होता है जी, आप रेंट का एक ही लेजर बना लेते हैं, लेजरा होता है, ठीक है जी। इस रेंट के लेजर में ही आपने सारी चीज़ें इकट्ठी कर देनी है। तो रेंट का अकाउंट में, चलो रेंट का अकाउंट ही लिखा जा सकता है इसको। वैसे प्रैक्टिकली अगर कॉन्सेप्चुअली देखें ना, तो इसके ऊपर मैं एक्सपेंस नहीं लिख सकता, क्योंकि ये एक्सपेंस भी दिखाएगा, ये पेमेंट भी दिखाएगा, ये पेएबल या प्रीपेड भी दिखा रहा होगा। लेकिन फिर भी आज तो रेंट अकाउंट लिख रहा हूं, वैसे मैं सवाल करते हुए इस पर एक्सपेंस लिखा करूंगा, इनकम लिखा करूंगा, अपने समझने के लिए आसानी हो जाती है, ठीक है ना। सही है, आज बता रहा हूं, फिर बताता भी रहूंगा। अब रेंट एक्सपेंस बुक करना है तो एंट्री क्या सीखी हुई आपने बचपन से, एक्सपेंस बुक करने की एंट्री, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश या पेएबल, जो मिसाल के तौर पर पेएबल है तो आप एंट्री करते थे रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट। कैश क्रेडिट हो गया, वो तो जान ही छूट गई ना, ठीक है। अच्छा, फिर जब ये एंट्री कर लिया आपने, तो यहां पे आपने लिखा पेएबल और यहां पे लिखा आपने एक्सपेंस। अब ये पीएनएल में चला जाया करता था अलग, फिर इस पेएबल की पेमेंट होती तो आप एंट्री करते थे रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट।
फिर यहाँ से पता लगता था कोई क्लोजिंग में पेएबल है या नहीं है। अगर आपने ज़्यादा पे कर दिया एडवांस में तो आप एंट्री करते थे प्री पेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस, और फिर रेंट एक्सपेंस की एंट्री उसके बाद होती थी, ठीक है, रेंट एक्सपेंस डेबिट, फिर प्री पेमेंट क्रेडिट, और यहाँ से प्री पेड क्लोजिंग निकलता था है या नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। आपने सारा काम एक ही अकाउंट के अंदर करना है, यानी कि आपने इसी अकाउंट के अंदर आपने प्री पेमेंट भी लेनी है अगर कोई है तो। मतलब ये रेंट का एक कंसोलिडेटेड लेजर बन गया। अगर मिसाल के तौर पे आपकी 10 बिल्डिंग्स हैं किराए पे, कुछ का आप किराया एडवांस में पे करते हैं प्री पे, कुछ का आप बाद में पे करते हैं पेएबल, सब के सब इसी में आ सकते हैं एक अकाउंट के अंदर। कैसे चलेगा स्टेप बाय स्टेप देखें तो मुझे बताएं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी 11 रुपए का रेंट मैंने प्री पे किया, मेरी 2 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, मेरी कितनी है जी 2 बिल्डिंग्स हैं। एक बिल्डिंग का किराया जो है वो मैं महीना गुजारने के बाद देता हूँ। भाई जागना ज़रा, भाई ज़रा जागना, ठीक है, महीना गुजरता है तो मैं उसका किराया देता हूँ, तो मुझे उसकी एंट्री हर महीने के एंड पे मैं कर रहा हूँ, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, यहाँ तक के पूरे साल के अंदर मैंने 11 महीने का जो रेंट है वो पे कर दिया होगा। तो मेरी एंट्री हुई होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से जी। अब 11वां महीना गुजर गया, 12वां महीना भी गुजर गया, लेकिन 12वें महीने का मैंने किराया पे नहीं किया, वो तो मैंने अगले साल 5 तारीख को पे करना है। तो फिर मुझे उसकी एंट्री क्या करनी पड़ेगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल क्रेडिट। ये तो है असल कहानी लंबी वाली, 1 रुपया 1 रुपया। ऐसे ही मिसाल के तौर पे मैंने एक दूसरी बिल्डिंग है उसका किराया एडवांस में पे किया हुआ है, तो उसकी एंट्री बनेगी प्री पेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। लेट्स से मैंने 18 रुपये का किराया दे दिया, ठीक है जी। और मिसाल के तौर पे ये मैंने 6 महीने पहले बिल्डिंग ली थी, तो फिर रेंट एक्सपेंस, बल्कि यूं कर लें रेंट एक्सपेंस डेबिट, मैं यूं सीधी एंट्री करता हूँ, रेंट एक्सपेंस बचपन जो सीखा हुआ, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 18 रुपये। वो जी मैंने 18 रुपये का किराया पे कर दिया, अगले साल के 6 महीने पे कर दिया, हो वो तो एक्सपेंस नहीं बनता था। तो क्या करते थे फिर बचपन में, आप कहते थे जी इसको आप प्री पेड रेंट बना लें। 6 कितना है 6, मैं मिसाल ले रहा हूँ 1 रुपया किराया 1 महीने का, तो साल का कितना बनता है 12, मेरी आसान सी एग्जाम्पल में, ठीक है ना। अगर मैंने 16 रुपये किराया पे किया तो मतलब मैंने 16 महीनों का किराया इस साल में पे कर दिया। 12 महीने का एक्सपेंस में जाना चाहिए, बाकी कहाँ जाना चाहिए 6 कहाँ जाना चाहिए, तो हम यूं कर लिया करते थे। बहरहाल ये सारी बातें फजूल हैं, ये हमने बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। ये कर तो यही करने से तो बचे हम, जो हमने सिंगल अकाउंट अप्रोच की तरफ हम आए हैं, वरना तो ये सारे काम यहाँ करने पड़ते। और समझ आ रही है। अब हम सिंगल अकाउंट अप्रोच में क्या करेंगे, हम इसी अकाउंट के अंदर प्री पेमेंट भी, इसी अकाउंट के अंदर पेएबल भी लिखेंगे, इसी अकाउंट के अंदर एक्सपेंस भी, इसी अकाउंट के अंदर कैश भी। अब नहीं इनकम नहीं, फिलहाल एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, तो मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए रेंट एक्सपेंस अकाउंट लिख रहा हूँ अपने समझने के लिए, ताकि ये पता हो ये रेंट इनकम नहीं है, रेंट एक्सपेंस है। इनकम भी हो सकती है ना अगर आपने बिल्डिंग किराए पे दी हुई है तो। अब मेरा सवाल, आपका रेंट पेएबल है, ये एसेट है कि लायबिलिटी? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस आए लेजर में किस तरफ नज़र आता है, क्रेडिट साइड पे, यानी मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो ओपनिंग पेएबल इधर आएगा, और बोलो अच्छा, और क्लोजिंग पेएबल फिर डेबिट साइड के एंड पर आ रहा होता है। समझ आती है। अच्छा अगर मैंने कोई रेंट प्री पे किया हुआ है तो एसेट होता है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस हो तो बिल्कुल बुनियाद से उठाऊंगा, टेंशन ना ले आप। और क्लोजिंग प्रीपेड होगा तो ऐसा मुमकिन है एक ही वक्त में ये दोनों चीज़ें आ सकें, बिल्कुल मुमकिन है। अभी तो बता रहा था मेरी 2 बिल्डिंग्स है, एक का किराया मैं प्री पे करता हूँ, दूसरे का बाद में पे करता हूँ। अच्छा अब रेंट पे करना हो, पेमेंट की एंट्री क्या सीखी हुई है बचपन से आपने, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये एक्सपेंस का लेजर भी है, ये हर चीज़ का लेजर इकट्ठा ही है ना। तो एक्सपेंस के लेजर में कैश की एंट्री पढ़नी हो तो ये देखो रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। और फिर इनकम एक्सपेंस की फिगर हम निकाला करेंगे बैलेंसिंग। तो यहाँ पे रेंट एक्सपेंस की बात हो रही है, तो रेंट एक्सपेंस जो पीएनएल में जाने वाली फिगर है वो यहाँ से हम निकाला करेंगे बैलेंसिंग। तो ये एक कंबाइन लेजर की शक्ल होगी। इसके हम इंशाल्लाह जिस तरह डिस्पोजल के स्टेप्स लिखे थे ना, इसके भी स्टेप्स लिखेंगे, प्रॉपर स्टेप्स होंगे एक्रूवल का सवाल करने के, ठीक है। 3-4 स्टेप्स हैं वो लिखवा दूंगा और हम ये सवाल इसी तरतीब पे सॉल्व किया करेंगे। तो हमने किस तरतीब पे चलना है जी, 3 अकाउंट अप्रोच पे या सिंगल पे? तो हमने ये काम नहीं करना, ये काम है बिल्कुल सही, ये काम सारे सही हैं, लेकिन हम जो है वो ज़रा आसानी की तरफ जाएंगे। हमने करना है सिंगल अकाउंट अप्रोच को यूज़,
ठीक है जी, तो शुरू करें अब अपना काम। अभी तो ये बात हो रही थी कि हमने करना क्या है, अब जो डिसाइड हो गया कि करना क्या है अब वो कर लेते हैं। ठीक है, सिंगल अकाउंट अप्रोच में एक ही लेजर बनाएंगे, उसी के अंदर प्रीपेड, उसी के अंदर पेएबल, उसी के अंदर पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, और उसी में से बैलेंसिंग फिगर जो P&L में जानी है वो हम निकाला करेंगे। ठीक है जी, सही है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस वगैरह की बात भी करेंगे इंशाल्लाह वक्त आने पर। ओके, बड़ी तरतीब के साथ, आराम सुकून से। तो हम बात शुरू कर रहे हैं जी एक्सपेंस की। मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं यूँ करता हूँ कि लास्ट ईयर, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर यूँ लिख देता हूँ। पिछला साल कौन सा था जी? 2024 नहीं, 2023 कर लेना। हमारा करंट ईयर जो है वो 2024 है। पिछला साल 2023, हमारा साल 2024 है, हम जिसमें खड़े हैं, यानी कि जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं लेट्स से। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर ईयर, नेक्स्ट ईयर 2025 है जो अभी आना है। ये 3 साल आपके सामने हैं। आप इस वक्त मौजूद हैं कौन से साल में? 2024 में, जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हैं। ठीक है ना, अब मैंने जो भी डिसीजन लेना है वो इस साल के हिसाब से लेना है। ठीक है, मैं एक्सपेंस का लेजर आपको बनाना सिखा रहा हूँ, कंबाइंड वाला। ठीक है जी, एक्सपेंस का लेजर हम बनाना सीख रहे हैं जी, कंबाइंड वाला। अब एक्सपेंस का लेजर बन रहा है 2024 के लिए। एक्सपेंसेस, एक्सपेंस का लेजर, और जो सा एक्सपेंस होगा उसका नाम लिख लिया करेंगे, ये 2024 के लिए। अब 2024 में खड़े होकर आसान है पहले क्लोजिंग को सोचना ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लोजिंग पेएबल। क्लोजिंग पेएबल आएगा किस तरफ? इस तरफ ना, क्लोजिंग पेएबल इधर, क्लोजिंग पेएबल इधर आएगा ना। ओ, इधर तो एसेट आता है, पेएबल लायबिलिटी है, क्लोजिंग पेएबल। तो मैंने यहाँ पर लिखा जी 31 दिसंबर 2024 के ऊपर क्लोजिंग पेएबल आएगा। ठीक है, ये क्लोजिंग पेएबल जो है, ये क्लोजिंग पेएबल के बारे में आप मुझे अगर अंग्रेज़ी में कुछ लिखकर आसान से अल्फाज में समझाना चाहें, जो ये मैंने आपको करंट और फ्यूचर ईयर लिख कर दिए हैं, यानी कि 2024 के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप मुझे क्लोजिंग पेएबल समझाएं तो मुझे समझा सकते हैं? क्या क्या कहेंगे आप इसको? क्लोजिंग पेएबल कब होगा? क्लोजिंग पेएबल कब होगा? मैं यूँ लिख रहा हूँ, क्लोजिंग पेएबल कब होगा? बहुत ही बेसिक चीज़ है, मुझे पता है आप बोर हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बोर हो लें, क्योंकि ये बार बार काम करने वाला, बार बार आना है, तो फिर जो मसले मसाइल हैं भी वो यहीं ख़त्म हो जाए। जिनको नहीं है अच्छा है, ज़रा वो भी इंजॉय करें। क्लोजिंग पेएबल किसे कहेंगे जी? मैं मिसाल लेता हूँ सर्विसेज की, बिज़नेस की, तो मुझे सर्विसेज कॉन्टेक्स्ट में बताएं। ठीक है, नॉर्मली ये एक्सपेंसेस जो होते हैं ये ज़रा सर्विसेज के अगेंस्ट ही होते हैं। ठीक है, गुड्स वाइज जो परचेजेज होती हैं वो तो हम वैसे ही पीरियोडिक परपेचुअल फिर वो सोचने लग जाते हैं, सादा बात। रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इस तरह के एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो सर्विसेज के अगेंस्ट। तो मुझे बताओ 24 में पेएबल कब होगा क्लोजिंग में? अब पहला मैं बता दूंगा ना, उसके बाद पता लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप यूँ कहोगे कि सर्विसेज आर प्रोवाइडेड या रेंडर्ड, बल्कि सर्विसेज आर यूज्ड अप, हमने यूज़ किए हैं, एक्सपेंस है ना, सर्विसेज आर यूज्ड अप इन 2024, लेकिन कैश विल बी पेड इन 2025। तो फिर हम क्या कहेंगे? जो सर्विसेज 24 में इस्तेमाल कर ली उसका कैश अगर 25 में पे करना है तो फिर 24 के एंड में वो क्या है? आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ ज़रा। ठीक है, तो लिखें हम कि सर्विसेज आर used up in 2024, but cash will be paid in 2025। ठीक है, समझ आती है बात? अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई है। अब ओपनिंग पेएबल बता दें क्या होगा? 2024 के कॉन्टेक्स्ट में बतानी है हर बात। ओपनिंग पेएबल किसे कहेंगे? इसी तरह से बताना है, ज़रा आसान। आई नो बहुत आसान लग रही है आपको ये बात, लेकिन फिर भी करें प्लीज़ जी। ओपनिंग पेएबल कब किसे कहेंगे आप?
हाँ, क्लोजिंग ऑफ 23 इज ओपनिंग ऑफ 24, मुझे पता है, लेकिन जिस तरह से मैंने वो जुमला लिखा वैसे लिखे ना, वैसे बोलें। सर्विसेज जो थी वो यूज अप हो गई थी 23 में, उनका कैश 23 में नहीं 24 में पे होना है, तो 24 के स्टार्ट में फिर ये क्या है हमारे ऊपर, पेएबल। ठीक है, तो सर्विसेज वर, पिछले साल सर्विसेज यूज होगी, सर्विसेज वर यूज्ड अप इन 2023 बट कैश विल बी, पिछले साल पे नहीं हुआ था ना, तो हमारे साल में पे होना है, कैश विल बी पेड इन 2024, तो ये कहलाता है ओपनिंग पेएबल। आएगा किस तरफ, डेबिट साइड पर, तो 1 जनवरी 2024 क्रेडिट साइड पर। ठीक है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड ओपनिंग है ना, क्रेडिट साइड पे आ गया ओपनिंग पेएबल। ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़ें, बोलो। अच्छा, 31 दिसंबर 2024 पर क्लोजिंग में प्रीपेड अगर है तो वो एसेट इधर आता है ना, क्लोजिंग प्रीपेड इधर आ जाएगा, बोलो। क्लोजिंग प्रीपेड किसे कहेंगे बताओ, क्लोजिंग प्रीपेड बताओ। क्लोजिंग प्रीपेड यानी 2024 के लिए, ऊपर मैंने इसलिए निशान लगाया हुआ है, 2024 के लिए क्लोजिंग डेट पर प्रीपेड किसे कहेंगे, 25 के एक्सपेंस की मद में पेमेंट हमने कर दी है 24 में, यानी कैश इज पेड इन 2024 बट सर्विसेज विल बी यूज्ड अप इन 2000, तो हमने एडवांस पेमेंट कर दी, तो आज खड़े होके हमारे पास ये फिर क्या है, एसेट। जैसे आप कार्ड खरीद के लाएं, प्रीपेड कार्ड, प्रीपेड सार्फिन, जब कार्ड खरीद कर लाते हैं तो जब तक वो यूज़ नहीं कर लेते आपके पास एसेट ही है। ठीक है, वो अभी तो आपने यूज़ करना है, स्क्रैच करेंगे, लोड करेंगे, फिर अगला महीना इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपने आज कैश पे कर दिया, कैश इज पेड इन, बहुत आसान लग रहा है सर, प्लीज़ सर जान छोड़ दें, अब इसकी टाइम खत्म हो गया, जाहिर है कल फिर प्रॉपर सवाल करेंगे। कैश इज पेड इन, ज़रा लेट हो गया ना असल में, कैश इज पेड इन 2024 बट सर्विसेज विल बी यूज्ड इन, सर्विसेज विल बी यूज्ड अप इन, प्रोवाइड नहीं, यूज्ड अप, हमने सर्विस यूज़ करनी है इन 2000, सर्विसेज विल बी यूज्ड अप इन 2025, तो फिर 24 में अगर पेमेंट कर दी है 25 की सर्विसेज के लिए, तो ये क्लोजिंग डेट पे हमारे पास एसेट होता है, और एसेट का क्लोजिंग इस तरफ आता है। और अगर ओपनिंग प्रीपेड आ रहा है, कोई कहे जी ओपनिंग प्रीपेड होता है, तो ओपनिंग प्रीपेड 2024 के कॉन्टेक्स्ट में क्या बनेगा बताओ, कैश इज पेड इन, कैश was paid in 2023 but services will be received in used up in 2024, तो फिर स्टार्ट ऑफ द ईयर ही हमारे पास ये क्या है, एसेट। पेमेंट नहीं करनी, राइट टू रिसीव सर्विसेज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ओपनिंग प्रीपेड एक एसेट होता है, 1 जनवरी 24 पे एसेट का ओपनिंग आया करता है, ओपनिंग ये डेबिट साइड पर ओपनिंग प्रीपेड आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, एक्सपेंस की अगर पेमेंट करें तो एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो इस कंबाइंड लेजर में अगर कैश होगा तो वो डेबिट साइड पे नजर आएगा, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। और बैलेंसिंग फिगर एंड पर जो एक्सपेंस की हुआ करेगी, जो पीएनएल के अंदर जाया करती है, वो बैलेंसिंग इस लेजर में से हम निकाल लिया करेंगे। अच्छा, अब ये 4 नॉर्मल चीजें हैं इस अकाउंट के लिए, ओपनिंग, कैश, एक्सपेंस और क्लोजिंग। ओपनिंग, कैश पेड, एक्सपेंस की फिगर और क्लोजिंग। इन 4 में से कोई 3 चीज़ें या गिवन होंगी या उनका डेटा गिवन होगा, चौथी हमें निकालनी हुआ करेगी हमेशा। ये टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगा। जैसे हम एनपीओ का टॉपिक कर रहे होंगे तो हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा, तो इस एक्रूवल के लेजर में से हमें इनकम एक्सपेंस ढूंढना पड़ेगा। आपको कैश रिसीव्ड या पेड गिवन हुआ करेगा, ओपनिंग क्लोजिंग का डेटा गिवन होगा। आप कैश फ्लो के टॉपिक में जाएंगे तो कैश फ्लो के टॉपिक में आपको इनकम एक्सपेंस दे देगा, ओपनिंग क्लोजिंग दे देगा, अक्सर आपको कैश पेड या कैश रिसीव्ड की फिगर निकालनी हुआ करेगी।
तो ये टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगा, बट आपने काबू किस चीज़ को रखना है, इस अकाउंट में 4 नॉर्मल चीज़ें हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, एक्सपेंस और कैश। और इनकम के अंदर अच्छा हम एक्सपेंस पे लगाएंगे ज़्यादा टाइम, इनकम पे आधा भी नहीं लगेगा। वैसे इनकम की प्रैक्टिस जाके एनपीओ में आएगी ज़्यादा, बट है इसी का रेप्लिका। शीशा देखें तो ये कान इधर ये कान उधर, बस यही हो जाता है। तो सादा बात, ठीक है। फिलहाल इस अकाउंट में 4 नॉर्मल चीज़ें, ओपनिंग, क्लोजिंग, एक्सपेंस और कैश। अब कैश पेड होता है, यही इनकम का लेजर जब बनेगा, कल शायद बने, शायद परसों बने, ठीक है, एंड पे करते हैं इनकम को भी, तो उसमें भी यही 4 चीज़ें होंगी, ओपनिंग, क्लोजिंग, एक्सपेंस की बजाय इनकम और कैश पेड की बजाय कैश रिसीव। तो वो देख लेंगे एंड पे जाके। फिलहाल तो आपने इस लेजर को ज़रा देखा, यहाँ तक कोई मसला? बैलेंसिंग इनमें से कोई भी फिगर हो सकती है, लेकिन एक्सपेंस की फिगर इधर ही आएगी। आप को ये फिगर दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये आप बैलेंसिंग निकाल रहे हो सकता है, ये दे दे, ये बैलेंसिंग। 4 चीज़ें नॉर्मल हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, एक्सपेंस और कैश पेड, ठीक है। तो देखेंगे इसमें से क्या चीज़ निकालनी है। अब आखिरी बात ये करके फिर छुट्टी करते हैं। क्लोजिंग पेएबल है, क्या है जी? पेएबल। पेएबल का मतलब क्या है, लायबिलिटी या एसेट? अच्छा, अब ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी क्या होती है, इस लायबिलिटी को क्या कहेंगे? लायबिलिटी टू ऑब्लिगेशन टू, बोलो, कुछ नहीं होता, गलत बोल दोगे क्या हो जाएगा? ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन फ्यूचर। इनकम के केस में ये बदलेगा, वहां लायबिलिटी होगी ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सर्विसेज। खैर चलो छोड़ो, ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन फ्यूचर। और ये नॉर्मली आपकी बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटीज में नजर आएगा, ठीक है। जबकि क्लोजिंग में अगर प्रीपेड पड़ा है तो प्रीपेड क्या होता है जी, एसेट या लायबिलिटी? ये एसेट होता है। ये एसेट क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? ये एसेट है, ये क्या है? राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर है? नहीं, राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर। तो राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर। और ये आपकी बैलेंस शीट में नॉर्मली नज़र आता है, नॉर्मली एक्रूवल जहाँ नज़र आते हैं, करंट एसेट करंट लायबिलिटी में, तो ये करंट एसेट में नज़र आएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, करंट एसेट्स में। अच्छा, अगली बात, आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, प्रीपेड का अल्टरनेट नेम एडवांस है, इसको एडवांस भी कह सकते हैं, ठीक है। और पेबल के बेताशा अल्टरनेट नेम्स हैं। पेबल ये एक्रूड भी कहते हैं, ओइंग भी कहते हैं, ड्यू भी कहते हैं। अनअर्न्ड बेटा इनकम होती है, ओइंग, ड्यू, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, बार खड़ा है, आउटस्टैंडिंग, एरियर एंड सो ऑन, बस काफ़ी है ये, एरियर। तो ये सारे नाम हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही जी। इंशाल्लाह कल प्रॉपरली सवाल करेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक्रूवल का सवाल कराने के स्टेप्स लिख कर दूंगा, 4 स्टेप्स में एक्रूवल का सवाल हम करेंगे इंशाल्लाह। उनसे प्रैक्टिस करेंगे, समझ के चलेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। IAS 16 के MCQs अब लाजमी कर लीजिएगा, कोई रह ना जाए, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।